और थोड़ी भी देर नहीं की जा सकती। नदी का किनारा टूटकर गिर चुका है। गोमती का घर देखा मैंने अभी अभी, आंखों के सामने पानी में मिल गया। हमारे घर में पानी अंदर तक प्रवेश कर रहा है, लगभग घुटनों तक पहुंच चुका है। यह घर भी अब नहीं बचेगा। कहाँ जाएंगे इतनी रात को? टुक्कू सो रहा है, उसे गोद में लेकर इस बारिश में किस तरफ जाएंगे? गांव के लोग क्या कर रहे हैं? पड़ोस के घर की हरिदा ने क्या किया? उनकी पत्नी तो बीमार थी। हरिदा पत्नी को बाहर निकाल कर ले गए हैं शाम से पहले ही। कोई नहीं रुक रहा है। सब मंडल बाबू के 2 मंजिला घर में गए हैं, लेकिन वह पश्चिम की दिशा में है और अब पश्चिम का पूरा रास्ता डूब चुका है। हमारे वश में उस तरफ जाना संभव नहीं है। तो फिर क्या करोगे? हमें अगर जाना ही है तो पूर्व की दिशा में जाना होगा, मतलब जंगल की तरफ। कम से कम उस तरफ कुछ ऊंची जगह है। पानी इतनी जल्दी वहाँ नहीं पहुँचेगा। जंगल में? इस रात के अंधेरे में जंगल में जाओगे? तुम क्या पागल हो गए हो? उस जंगल में तुम खुद भी दिन के उजाले में नहीं जाते हो, जहाँ लोग कहते हैं कि डाकुओं का डेरा है, और तुम कह रहे हो वहाँ जाने के लिए? मैं सब सोच समझ कर ही कह रहा हूँ। डाकुओं के डर से बैठे रहेंगे या बाढ़ में बह जाएंगे। हाँ, अब दोनों में से एक को चुनना ही होगा। कम से कम डाकू तो इंसान है, हाथ जोड़ने पर कुछ हो भी सकता है। मैं कुल्हाड़ी ले रहा हूँ, एक हंसिया है वो भी ले लूंगा। हाँ चलो चलो, अब एक भी पल बर्बाद नहीं करना चाहिए। पापा, मेरे पैर कीचड़ में डूब रहे हैं, अब और चल नहीं पा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं हम? हमारा घर कहाँ है? घर पानी के नीचे समा गया है बाबू। अब नई जगह ढूंढनी होगी हमारे रहने के लिए। पापा, इस जंगल में बाघ है। माँ कहती है जंगल में भूत रहता है और डाकू भी रहते हैं। मुझे डर लग रहा है पापा। डरने की कोई बात नहीं है बाबू, पापा है ना, और भूत बोलकर कुछ नहीं होता। माँ तुझे डराने के लिए कहती है बाबू। पापा, मैं बड़ा होकर तुम्हारी तरह लकड़हारा नहीं बनूंगा। मैं पक्का मकान बनाऊंगा जो पानी में कभी नहीं बहेगा। तुमको और माँ को उस घर में रखूंगा। जल्दी एक जगह ढूंढो रहने की। कोशिश कर रहा हूँ सुनीति, इस कीचड़ में चलना आसान बात नहीं है। मेरे खुद का भी पैर फिसल रहा है, लेकिन रुकने से नहीं चलेगा, आगे बढ़ना ही होगा। मैं पहचान नहीं पा रही हूँ इस जगह को। तुम तो रोज जंगल आते हो लकड़ी काटने, ये जगह क्या तुम्हारी पहचानी हुई है? सच बात कहूँ तो पहचान ही नहीं पा रहा हूँ। मैं जिस तरफ से लकड़ी काटता हूँ वह पश्चिम का जंगल है। इस तरफ मैं कभी नहीं आता। गांव में बहुत से लोग कहते हैं कि इस तरफ डाकू रहते हैं, इसलिए डर से कोई इस तरफ नहीं घुसता। तो फिर हम अभी उसी जगह पर हैं। हे ऊपर वाले, एक तरफ बाढ़, दूसरी तरफ डाकू। हमारे भाग्य में क्या लिखा है कौन जाने। बच्ची को लेकर क्या करूंगी? बोलो तो। इस हालत में थोड़ी देर पहले भी डर के मारे रो रहा था, सो गया अब थकान से। उसे बुखार तो नहीं आ रहा है ना? बुखार नहीं है, थक कर सो गया है। डरने की बात नहीं है अभी। सुनो सुनीति, डरने से नहीं चलेगा। मैं तुम्हें और बच्चे को लेकर बाहर निकल आया हूँ। तुम दोनों की रक्षा करने की जिम्मेदारी है मेरी। और डाकू अगर मारना ही चाहे तो मारेंगे, लेकिन पानी में डूबकर मरने से तो लड़कर मरना अच्छा है ना। मैं सारी जिंदगी गांव के बाहर नहीं गई, मायके से तुम्हारे घर आई, उतनी ही तो दुनिया है मेरी। और आज रात के अंधेरे में इस भयानक जंगल में खड़ी हूँ। लग रहा है कि कोई सपना देख रही हूँ। चलो आगे बढ़ें। इस पेड़ के नीचे बैठे रहना भी अब सुरक्षित नहीं है। चलो, उस तरफ लग रहा है कि थोड़ी पथरीली जमीन है, उधर जाने पर कुछ आसरा मिल सकता है। कौन हो तुम लोग? इस रात को यहाँ क्या कर रहे हो? जानते नहीं हो ये किसका इलाका है?
तेरे हाथ में वह क्या है? कुल्हाड़ी फेंक दे जमीन पर अभी, वरना अच्छा नहीं होगा। भैया, कुल्हाड़ी फेंक रहा हूँ। मैं लकड़हारा भोला हूँ, नदी के किनारे गांव से आ रहा हूँ। बाढ़ में हमारा घर बह गया है। बच्चे और पत्नी को लेकर जान बचाने निकला था। अंधेरे में रास्ता भटक गया हूँ। किसी के मुंह की बात पर विश्वास नहीं करते हम लोग। कितने किस्म के लोग आते हैं यहाँ चोरी छिपे देखने। वैसे तेरी शक्ल देखकर लग तो नहीं रहा कि तुम लोग मुसीबत पैदा करने वाले लोग हो, लेकिन यह सरदार को समझना होगा। चल, सरदार के पास लेकर जा रहा हूँ तुम लोगों को। भागना मत। नहीं भैया, भागेंगे नहीं। कहाँ भागेंगे? पीछे पानी है, सामने तुम लोग, चारों तरफ से रास्ता बंद है। सरदार के सामने बोलना सब। चलो। सरदार, एक परिवार मिला है जंगल में, लकड़हारा बोलकर परिचय दे रहा है खुद का। बाढ़ में घर बह गया है बोल रहा है। रास्ता भटक कर इस तरफ चले आए हैं। अब आप जो बोलेंगे वही होगा। मार कर भगाऊं या रखूं? पास आ रे लकड़हारे, देखूं तो तेरी शक्ल। मैं विक्रम हूँ, इस जंगल का राजा कहते हैं लोग मुझे। लेकिन देख रहा है ना अभी राजा के शरीर का हाल। इस बरसात में कहीं जा नहीं पाता, कुछ कर नहीं पाता। लेटे लेटे गुफा की छत देखता हूँ सारा दिन। सरदार, मुझे और मेरे परिवार को मत मारिए। गरीब लकड़हारा हूँ मैं। मुझे मार कर कोई लाभ नहीं है आपका। मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो था सब पानी बहा ले गया। आप चाहे तो आपके लिए हम लकड़ी काटेंगे, पानी लाएंगे, जो बोलेंगे वो सब करेंगे। सिर्फ जान की रक्षा कीजिए हमारी। मैं डाकू हूँ, खूनी नहीं, जो इंसान पत्नी और बच्चे को लेकर बाढ़ में जान हथेली पर रखकर भागा चला आया हो। उसे मारने जितना नीच मैं अभी नहीं हुआ हूँ। मैं भी एक दिन गृहस्थ ही था। जमींदार के अत्याचार से सब कुछ खोकर इस जंगल में आया हूँ। दया कीजिए सरदार, हम पर दया कीजिए। तुझे आश्रय दूंगा इस गुफा में। बरसात जब तक कम नहीं होती तब तक रहोगे तुम लोग यहाँ। लेकिन एक समस्या है, यहाँ खाना नहीं है। हम खुद भी बिना खाए बैठे हैं 3 दिनों से। इसके पहले 2-4 कच्चे केले खाकर बिताए हैं हमने दिन। सरदार, मैं लकड़हारे की पत्नी सुनीति हूँ। हम आपका उपकार कभी नहीं भूलेंगे। देख रहे हो सरदार का हाल, लग रहा है बहुत दिनों की बीमारी है। छाती के भीतर इतनी मात्रा में कफ जमा है कि ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। नींद में भी आवाज आ रही है और बाकी लड़कों की आंखें भूख से धंस गई हैं। मुझे भी दया आ गई देखकर। सोचा था भयानक इंसान होंगे, मार डालेंगे हमें, लेकिन सरदार ने थोड़ा भी गुस्सा नहीं दिखाया, बल्कि आश्रय दिया हम लोगों को। लेकिन सबके खाने की व्यवस्था कैसे करेंगे हम? हम भी तो बिना खाए आए हैं। हमारे पेट में भी आग जल रही है। सुनो, मैं एक बात कहती हूँ। मेरी माँ ने सिखाया था जंगल में साग बहुत मिलता है। बचपन में मैं माँ के साथ जंगल जाती थी। माँ दिखाती थी कि कितना साग जंगल में मिलता है बरसात के मौसम में। मैं अगर एक रसोई घर बना सकूँ गुफा के भीतर तो सबको खाना खिला पाऊंगी। गुफा के भीतर रसोई घर कैसे करोगी? चूल्हा बर्तन कहाँ है? तेल भी नहीं है, ना मसाला है। क्या देकर पकाओगी? मिट्टी से चूल्हा बनाऊंगी। पत्थर तो है ही गुफा में। तुम सूखी लकड़ी इकट्ठा करके रखो भीतर। डाकुओं से कहकर जंगल से साग पत्ता मंगाऊंगी। मैं व्यवस्था करती हूँ, थोड़ा भरोसा रखो मुझ पर। क्या क्या मिला बोलो तो मैं देखती हूँ कौन सा क्या है।
वाह, बहुत बढ़िया। इन सबको मिलाकर एक तरी बनाया जा सकता है, लेकिन नमक कहाँ मिलेगा? नमक नहीं होगा तो खाने का स्वाद ही नहीं होगा। नमक है, हमारे पास थोड़ा नमक है। सरदार हमेशा कुछ नमक कुछ मसाला रखते हैं गुफा में, वो सब दूंगा तुम्हें। हमारे पास पकाने के लिए जो कुछ है सब तुम्हारा है। तब तो हो जाएगा। लेकिन भाभी, सच कह रहा हूँ तुमसे, मैं 12 साल से डकैती कर रहा हूँ, लेकिन किसी ने कभी हमारे लिए खाना पकाया होगा यह नहीं सोचा था। हम तो चोर डाकू है, हमें देखकर इंसान भागता है, और तुम हमारे लिए खाना पका रही हो, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। भूख की कोई जाति या धर्म नहीं होती फनी भाई। भूखे इंसान को खिलाना पुण्य का काम है। वो इंसान चाहे जो भी हो, तुम डाकू हो या राजा हो, मुसीबत में सब बराबर हैं। और तुमने तो हमें आश्रय दिया है इस विपत्ति में, वो क्या कम बात है। तुम लोग ना होते तो आज रात शायद पानी में ही बह जाते हम तीनों। भाभी, तुम्हारी तरह इतने दिनों से किसी ने ऐसे प्यार से बात नहीं की हमसे। मेरी माँ मर गई थी जब मैं 5 साल का था, उनका चेहरा भी ठीक से याद नहीं है। तब से इस रास्ते पर भटक रहा हूँ। मार खाई है, चोरी की है, अंत में डाकू बन गया। लेकिन आज जैसे माँ की याद आ गई है। फनी भाई, तुम्हारी माँ है, अभी देखोगे सब ठीक हो जाए। यह किस चीज की खुशबू आ रही है? यह कौन पका रहा है? फनी, ओ फनी, क्या हो रहा है गुफा में? मुझे उठने में मदद कर तो जरा, मैं देखना चाहता हूँ। पकड़ जरा मेरा हाथ। कितने जमाने हो गए पके हुए खाने की ऐसी खुशबू नहीं मिली। सरदार, मैं लकड़हारे की पत्नी हूँ। थोड़ा साग का तरी तैयार किया है। जंगल से अरवी, हिलेंचा, कलमी मिला है। बीमारी में गर्म तरी खाएंगे तो शरीर में थोड़ी ताकत मिलेगी। बेटी, तुम महान हो। इस गुफा में घुसकर रसोई घर बैठा दिया। मेरे बच्चे 3 दिन से बिना खाए पड़े हैं। तुम उन्हें भी खिलाओ बेटी। मैं बूढ़ा इंसान हूँ, बीमार हूँ। मैं पता नहीं और कितने दिन जीऊंगा। मुझसे ज्यादा उन्हें जरूरत है खाने की। सबको मिलेगा सरदार, चिंता मत कीजिए, सबके लिए पर्याप्त होगा। पहले आप खाइए, आपके शरीर को ताकत की जरूरत है। ये पौष्टिक खाना खाएंगे तो आप स्वस्थ होंगे। मेरा खाना पक चुका है, आप बैठ जाइए। तुम्हारे हाथ का खाना अवश्य खाऊंगा बेटी। फनी चाचा, तुम सच में डाकू हो? तुम तो देखने में डाकू जैसे नहीं हो, तुम देखने में मेरे बड़े चाचा जैसे हो। मेरे बड़े चाचा शहर गए हैं काम करने, बहुत दिनों से नहीं आए, चिट्ठी भी नहीं देते। पापा रोते हैं कभी कभी चाचा की बात सोचकर। तुम मेरे चाचा बनोगे? बोलो ना। डाकू? डाकू जैसा देखने में कैसा होता है? डाकू में क्या सींग होते हैं, पूंछ होती है? डाकू भी इंसान होता है बाबू। मैं जानता हूँ डकैती अच्छा काम नहीं है। मैं चाचा बनूंगा तेरा। माँ सबसे अच्छा खाना पकाती है, जानते हो चाचा। गांव में जब कोई उत्सव या भोज होता है ना, माँ के हाथ से ही सब खाना पकता है। सब कहते हैं कि मेरी माँ के हाथ में जादू है। तेरी माँ सचमुच बहुत अच्छा खाना पकाती है। सरदार ने खुद प्रशंसा की है, हम सबको बहुत अच्छा लगा है। तेरे माता पिता दोनों बहुत अच्छे इंसान हैं। ऐसे इंसान दुनिया में है, ये आज जाना है मैंने। चाचा, तुम रो क्यों रहे हो? डाकू क्या रोते हैं? रोता है बाबू, डाकू भी रोता है। सुनीति, बाहर देखो एक बार। जहाँ तक आग जाती है सब पानी ही पानी है। गांव, मैदान, खेत सब डूब चुके हैं। लग रहा है जैसे समंदर उतर आया हो तट पर। हमारा घर जहाँ था वहाँ शायद अब मछलियाँ तैर रही होगी, लेकिन इस गुफा के भीतर पानी नहीं आ रहा है।
ऊपर वाले ने ही हमें यहाँ भेजा है दया करके। गांव में रहते तो आज बह जाते। इस गुफा ने ही हमारी रक्षा की। और रसोई घर में देखो मैंने कितना कुछ इकट्ठा कर लिया है। फनी भाई और उनकी टोली के लड़के रोज जंगल से जो ला रहे हैं सब जमा हो, पर्याप्त जुगाड़ हो गया है। कल पोठी मछली की तरी बनाऊंगी। तुमने इस गुफा को घर ही बना दिया है सुनीति। तुम्हारे ऊपर मुझे पूरा भरोसा था और तुमने उसे सच कर दिखाया है। सब लोग तुम्हें लेकर गर्व महसूस कर रहे हैं। हमारी यही उदारता शायद उन्हें एक दिन सचमुच बदल देगी। फनी, मेरा समय खत्म होने को आ रहा है। इस सीने के भीतर जो बीमारी घर कर चुकी है वह अब नहीं जाएगी। मैं जानता हूँ फेफड़ों में सूजन हो गई है। मैं अब ज्यादा दिनों का नहीं हूँ, तब से जानता हूँ। लेकिन तुझसे एक बात कहना चाहता हूँ। सुन, अच्छी तरह से सुन, क्योंकि यही शायद आखिरी बात है मेरी। सरदार, ऐसी बातें मत कीजिए, अभी बहुत दिन है आपके पास। रहने दे, अब झूठी सांत्वना मत दे। मैं मरने से नहीं डरता, मौत तो आएगी ही। डर सिर्फ एक ही बात का है, यह जीवन किसी को कुछ भी देकर नहीं जा सका। क्या देकर जाना चाहते हैं आप? सुन, उस लकड़हारे की पत्नी सुनीति ने हमारे लिए जो किया है वैसे किसी ने कभी नहीं किया। मैंने 40 साल डकैती की है, बहुत धन दौलत लूटी है, किसी से प्यार नहीं मिला, लेकिन उसने हमें प्यार दिया है और उस प्यार का कोई मोल नहीं है। सरदार, आप स्वस्थ हो जाएंगे। भाभी रोज आपके लिए जड़ी बूटी का काढ़ा बना रही है, आप पी रहे हैं। थोड़े ठीक हो तो रहे हैं ना? पानी कम होते ही हम डॉक्टर को दिखाएंगे। नहीं रे, डॉक्टर अब क्या करेगा, लेकिन ये एक चीज है मेरे पास। क्या चीज? इस गुफा के पीछे एक गुप्त कमरा है। पत्थर हटाने पर भीतर जाता है। वहाँ कुछ पैसे रखे हुए हैं जो जीवन भर मैंने जमा किए हैं। हाँ, वो अन्याय के पैसे हैं, लेकिन वह पैसा अगर अच्छे काम में लग जाए तो शायद पाप की थोड़ी माफी मिल जाएगी। आप क्या करना चाह रहे हैं फिर? वो पैसा मैं उस लकड़हारे के परिवार को देना चाहता हूँ। वो एक नया जीवन शुरू कर सकेंगे बरसात के बाद। वो जो लड़का है ना टुकू, वो पढ़ाई लिखाई कर सके और एक पक्का घर बना सके अपने माता पिता के लिए। सरदार, आप बहुत अच्छे हैं। सुन, बात पूरी करने दे। और फनी, तुझसे भी कह रहा हूँ, यह डकैती छोड़ दे बेटा। इस जीवन में कुछ नहीं है। ये क्या जीवन है? ये सजा है, सजा। उस लकड़हारे के जीवन में शांति है, तेरे जीवन में क्या है बोल? सरदार चले गए भोला भैया, नींद में ही चले गए। हम अनाथ हो गए। इस इंसान ने सबको एक जगह इकट्ठा करके बुलाया था। अब इतने सारे लोग क्या करेंगे? कोई कुछ नहीं जानता। आखिरी बात उन्होंने भाभी को धन्यवाद देने के लिए कही थी। जाने से पहले कह गए हैं कि तुम्हारे लिए कुछ पैसे छोड़ गए हैं गुफा के पीछे, और कह गए हैं कि हम सबको डकैती छोड़ देनी है। यह उनका आखिरी आदेश है। फनी, मैं सरदार का जीवन भर ऋणी रहूंगा। उन्होंने हमें आश्रय दिया था। इस मुसीबत में हमें आश्रय दिया उन्होंने। जब दुनिया में कोई नहीं था तब उन्होंने यहाँ रहने को दिया। वह बात मैं मर कर भी नहीं भूलूंगा। और तुम लोगों ने भी मेरे परिवार को अपना बना लिया। भोला भैया,
भाभी के हाथ का खाना खाकर और टुकू के साथ समय बिताकर मेरे भीतर सब जैसे बदल गया है। मैं पहले जैसा था अब वैसा नहीं रहा। मैं समझ पा रहा हूँ कि इंसानों की तरह जीना किसे कहते हैं। लेकिन डकैती छोड़ देंगे तो करेंगे क्या, कहाँ जाएंगे, कौन हमें काम देगा? सब तो जानते हैं कि हम डाकू हैं। मेरे दिमाग में एक योजना है फनी, सुनो, अच्छी तरह से सुनो। क्या योजना? होटल। सच कह रहे हो भोला भैया, लेकिन हो पाएगा ना? होगा क्यों नहीं, कोशिश तो कर सकते हैं और यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। फनी भाई देखो, धूप निकली है। कितने दिनों के बाद ऐसा साफ आसमान देख रही हूँ। लग रहा है पानी उतरना शुरू हो गया है। दूर जमीन दिखाई दे रही है और कुछ दिनों के बाद सब सूख जाएगा। सब ठीक हो जाने पर तब हम नए सिरे से शुरू करेंगे। मेरे पति ने तुमसे होटल की बात कही है। तुम्हारी टोली के लड़के क्या कर रहे हैं? उनसे बात की तुमने? भाभी, तुम्हें एक बात बताऊं, हमारी टोली के लड़के सब राजी है, एक ने भी ना नहीं कही। तुमने जो कुछ दिन खाना पकाया है वो तुम्हें माँ की तरह देखते हैं। चाची जी कहते हैं तुम्हें। मैं जानती हूँ, उनमें से ज्यादातर के माता पिता नहीं हैं, घर भी नहीं है। हाँ, ठीक बात है। बचपन से सड़कों पर भटक रहे हैं, मार खाई है, अंत में सरदार के पास आकर डाकू बने। डकैती के अलावा कुछ जानते नहीं थे वे, लेकिन तुमने उन्हें दिखा दिया कि दूसरा जीवन भी संभव है। वे अब ईमानदारी से जीना चाहते हैं। भाई, इंसान बदलता है, तुम खुद बदल गए हो इन कुछ दिनों में। इतने दिनों में हमें जो अनुभव मिला, उस अनुभव को लेकर अब बाहर जाकर हम अपनी रसोई को और बड़ा करेंगे। इस बरसात ने हमें सिखा दिया कि कैसे खाना पकाने के काम में मदद की जाती है। हम बहुत कुछ सीख गए हैं। अब तुम्हें इतनी तकलीफ करने नहीं देंगे हम। हमारा होटल तमाम गरीब दुखिया लोगों के लिए खुला रहेगा और वहाँ सबकी जगह होगी फनी भाई। तुम्हारी टोली की, सब लोगों की और अनगिनत गरीब परिवार और पूरे गांव की। हमारा ये रसोई घर बहुत से लोगों का भला करेगा। भाभी, तुम सिर्फ खाना बनाना नहीं जानती, तुम्हारा दिल भी बहुत बड़ा है। हमारे सरदार जो इंसान पहचानने में गलती नहीं करते थे, वो तुम दोनों को देखकर ही समझ पाए थे। खैर, अब से सबको साथ लेकर काम में जुट जाना होगा। धीरे धीरे चलते हैं। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।